11 हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को पाठ 4 भारतीय कलाएं कराने जा रहा हूं। चलिए देखिए, पहले इसमें पाठ का सारांश ले लेते हैं जरा। भारत विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जिसमें बहुरंगी विविधता और समृद्धि सांस्कृतिक विरासत है। इसके साथ ही यह अपने आप को बदलते समय के साथ ढालती भी आई है। आज़ादी पाने के बाद भारत ने बहुआयामी सामाजिक और आर्थिक प्रगति की है। कला संस्कृति की वाहिका है। भारतीय संस्कृति के विविध आयामों में व्याप्त मानवीय एवं रसात्मक तत्व उसके कला रूपों में प्रकट हुए हैं। भारतीय कला जहां एक और वैज्ञानिक और तकनीकी आधार रखती है, वहीं दूसरी ओर भाव एवं रस को सदैव प्रणतत्व बनाकर रखती है। उल्लेखनीय है कि भारतीय कला का इतिहास अत्यंत प्राचीन है। प्रस्तुत पाठ भारतीय कलाएं हमारे पाठ्यक्रम में संकलित है। पाठ का सारांश कुछ इस प्रकार है। जिस प्रकार भाषा मनुष्य के विचारों की अभिव्यक्ति का एक सशक्त माध्यम है, ठीक उसी प्रकार हम अपने आसपास की प्रकृति को कला के विभिन्न रूपों जैसे चित्रकला, संगीत कला, नृत्य कला आदि के माध्यम से अभिव्यक्त करते हैं। विविधता में एकता भारतीय संस्कृति की विशेषता है। विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न त्योहारों के साथ साथ हमारी विविधताएं, कलाएं भी हमारी अनूठी पहचान है। अगर हम इतिहास के पन्नों को पलट कर देखें तो हम पाएंगे कि जनजातीय और लोक कला शैलियों के सभी रूपों में एक व्यवस्था भी दिखाई पड़ती है, जो आगे चलकर शास्त्रीय कलाओं का आधार बनी। मंदिरों और महलों में विकसित होती हुई कलाएं शास्त्रीय स्वरूप ग्रहण करती गई। गुप्त साम्राज्य में पराकाष्ठा पर पहुंच गई। भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में इनका शास्त्रीय स्वरूप बना, जो कला के लिए अब तक का प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र है। चित्रकारी अर्थात चित्रकला प्राचीन कला से ही हमारे जीवन का अभिन्न अंग रहा है। जब हमारे पास भाषा नहीं थी, तब भी चित्रकारी थी और यही अभिव्यक्ति का माध्यम थी। सबसे प्राचीन चित्रों के नमूने शैल चित्र को माना जाता है। ये चट्टानों पर प्राकृतिक रंगों से बने हुए हैं। ये गुफाओं में मिलते हैं। मध्य प्रदेश में भीमबेटका की गुफाएं और अजंता एलोरा की गुफाएं शैल चित्रों के लिए जानी जाती हैं। भारत के प्राचीनतम संगीत का वर्णन वैदिक काल में मिलता है। विद्वानों ने 5000 ईस्वी वर्ष पूर्व के समय को वैदिक काल माना है। इस समय में 2 प्रकार के संगीत का उल्लेख मिलता है। नंबर 1 मार्गी तथा दूसरा देसी। मार्गी संगीत धार्मिक समारोहों से जुड़ा था और नियम तथा अनुशासन से बंधा था। देश लोक से जुड़ा था। देसी जो है वो लोक से जुड़ा था। लोक रुचि के अनुसार यह समूह में ही गाया जाता था। दस्तावेजों के अभाव में संगीत के आगे की विकास गाथा हमें बहुत अधिक नहीं मिलती। अन्य कलाओं की तरह संगीत का वर्णन भी भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में ही सबसे प्रामाणिक ढंग से मिलता है। भारतीय संगीत सुरताल, राग और कला से संबद्ध है। भिन्न भिन्न समय के अनुसार राग भी अलग अलग है। जैसे ब्रह्म मुहूर्त में भैरव, मेघ राग का संबंध सुबह से, दीपक और श्री राग का संबंध दोपहर से, तो कौशिक और हिंडोला रात में गाए जाते हैं। भारतीय संगीत की तरह नृत्य में भी कम बदलाव आए हैं। पहले के नर्तक और आज के नर्तक भी भारतीय नृत्य कला के नियमों का पालन करते हैं, जिसका आधार है अभिनय।
इसका भी मूल शास्त्र भरत मुनि का नाट्य शास्त्र ही रहा है। भारतीय संस्कृति का सबसे आकर्षक रूप है हाथों की विभिन्न मुद्राएं। इसके माध्यम से मनुष्यों के भावों से लेकर जानवरों के भावों तक को दिखाया जा सकता है। भारतीय कलाएं लोक के शास्त्रीय रूप तक अचानक नहीं पहुंची हैं। वर्षों इनके बीच संवाद होता रहा है। विद्वानों का यह मत है कि लोक नृत्य से ही शास्त्रीय नृत्य विकसित हुआ है। थोड़े शब्द देख लेते हैं। चित्रकारी मीन्स चित्रकला होता है। उत्सव मीन्स त्योहार, उत्सव व धर्मी, त्योहार मनाने वाला। विविधता, विभिन्नता। भिक्षुओं मीन्स भिक्षुओं को कहते हैं। शैली है तरीका या ढंग। पराकाष्ठा का मीन्स चरम सीमा या उच्च अवस्था। नर्तक मीन्स नाचने वाला या नृत्य करने वाला। चौक पूर्णा यानी रंगोली बनाना। नाट्य शास्त्र आचार्य भरत मुनि द्वारा रचित ग्रंथ। अद्भुत मीन्स होता है आश्चर्य। कुछ प्रश्न उत्तर की तरफ भी बढ़ते हैं बच्चों। देखते हैं, जरा पहला ही प्रश्न दिखाई दे रहा है हमारे पास। ये कला और भाषा के अंतर संबंध पर आपकी क्या राय है, लिख कर बताएं। तो उत्तर है बच्चों, कलाओं की अपनी भाषा होती है। जैसे हम अपने आसपास के परिवेश, प्रकृति या भावों और विचारों को भाषा में व्यक्त करते हैं, वैसे ही चित्रकारी, संगीत या नृत्य के माध्यम से भी हम अपने आसपास और प्रकृति को अभिव्यक्त करते हैं। हम जो कुछ देखते सुनते हैं उसे किसी न किसी रूप में और नए नए तरीके से कहना या अभिव्यक्त करना चाहते हैं। समुद्र में उठती गिरती लहरों को देखकर चित्रकार उसे रंगों से सजाता है। चिड़ियों की चहचहाट को गायक स्वरों से सजाता है, तो नर्तक मन के भावों को विभिन्न मुद्राओं में सजाता है। कभी चित्रों में तो कभी गीतों में, कभी नृत्यों में तो कभी संगीत में। यह कहने सुनने की परंपरा सदियों से चली आ रही है और आज भी नए नए तरीकों में लगातार वृद्धि होती जा रही है। अगला प्रश्न है, भारतीय कलाओं और भारतीय संस्कृति में आप किस तरह का संबंध पाते हैं। तो उत्तर देखते हैं बच्चों। इसमें उत्तर क्या है आपका, हमारा देश भारत उत्सव धर्मी है। विविधता हमारी पहचान है। विभिन्न संस्कृतियों और विभिन्न त्योहारों के साथ साथ विविध कलाएं भी हमारी अनूठी पहचान है। आपने देखा होगा कि भारत के अलग अलग राज्यों की अपनी अपनी विशिष्ट कलाएं हैं। आपने यह भी देखा होगा कि हमारी कलाओं को त्योहारों, उत्सवों से अलग नहीं किया जा सकता। ये कलाएं जन्मोत्सव से लेकर शादी ब्याह, पूजा तथा खेती बाड़ी से भी जुड़ी हैं। मनुष्य के जीवन में जुड़ी होने के कारण ही भारत की ये विशिष्ट कलाएं विरासत के प्रति हमें उत्साह और विश्वास से भर देती हैं। क्या आपको यह नहीं लगता कि पर्वों, त्योहारों या फिर फसलों से कलाओं का जुड़ाव ही एक और केवल मनोरंजन या अलंकरण होने से बचाता है, तो दूसरी ओर यही पहलू प्राचीन परंपराओं की सतत निरंतरता को बनाए रखता है। वास्तव में यही अतीत और वर्तमान के बीच जुड़ाव की कड़ी भी है। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय कलाओं का आधार जनजातीय और लोक कलाएं हैं। इस कथन के संबंध में अपनी सहमति और असहमति के पक्ष में तर्क दें। तो उत्तर है बच्चों, शास्त्रीय कलाओं का आधार जनजातीय और लोक कलाएं हैं। मैं इस कथन के संबंध में सहमत हूं। अगर हम आज पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि जनजातीय और लोक कला शैलियों के सभी रूपों में एक व्यवस्था भी दिखाई पड़ती है, जो आगे चलकर शास्त्रीय कलाओं का आधार बनी। एक बात ध्यान देने की है कि शुरुआती दौर में कलाओं का संबंध लोक या समूह से ही था। बाद में चलकर जब इनका संबंध व्यवसाय से जुड़ा तो व्यक्ति केंद्रित होती चली गई। मध्यकाल तक आते आते साहित्य, चित्र, संगीत, नृत्य कलाएं राजाओं और विभिन्न शासकों के संरक्षण में चली गई और धीरे धीरे शास्त्रीय नियमों में बंधी।
वे कलाकारों को अपनी अभिरुचियों के अनुरूप कलाओं को सुव्यवस्थित और परिष्कृत करने के लिए प्रोत्साहित भी करते रहते हैं भी करते रहते थे। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। भारत के विभिन्न प्रदेशों की लोक नृत्यों के नाम बताइए। तो चलो बच्चों, सब तरफ की चारों ओर ढूंढते हैं जरा पूरे अपनी इंडिया में। पंजाब में गिद्धा, राजस्थान में घूमर, गुजरात में डांडिया और गरबा, महाराष्ट्र के हाथों में हाथ डालकर एक दूसरे के कंधे पर चढ़कर पिरामिड जैसा बनाकर लोक नृत्य करते हैं। महाराष्ट्र का लालवाणी नृत्य भी प्रसिद्ध है। छत्तीसगढ़ में राउत नाचा बहुत लोकप्रिय नृत्य है। मैसूर में हुडवा कबीले के लोग बालकल नृत्य करते हैं बालाकल नृत्य करते हैं। केरल में कुरुवांजी नृत्य को भरतनाट्यम का प्रेरणा स्रोत माना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में निसी, असम का बिहू तथा सत्रिया, आंध्र प्रदेश का कोलहम, कर्नाटक का यक्षगान तथा बंगाल का छाओ नृत्य उल्लेखनीय है। प्रश्न है अगला, वैदिक काल किसे माना जाता है? इस काल में संगीत के कितने प्रकार थे? तो उत्तर है बच्चों, भारत के प्राचीनतम संगीत का वर्णन वैदिक काल में मिलता है। लगभग 5000 ईस्वी वर्ष पूर्व के समय को वैदिक काल माना जाता है। इस काल में संगीत दो प्रकार के थे। नंबर 1 मार्गी, नंबर 2 देसी। मार्गिक धार्मिक समारोहों से जुड़ा था और नियमबद्ध था। देसी लोक समूह से जुड़ा था। अगला प्रश्न है, संस्कार गीत तथा ऋतु गीत में क्या अंतर पाया जाता है? तो उत्तर है, जन्म से मृत्यु तक व्यक्ति के जीवन में 16 संस्कार होते हैं, जैसे अन्नप्राशन, यज्ञोपवीत, विवाह इत्यादि। इन विभिन्न संस्कारों के अवसर पर गाए जाने वाले गीत ही संस्कार गीत कहलाते हैं, जैसे सोहर, विवाह गीत आदि। विभिन्न ऋतुओं में मनाए जाने वाले उत्सवों के अवसर पर गाए जाने वाले गीत को ऋतु गीत कहते हैं, जैसे फाग, जो फाल्गुन माह में होली के अवसर पर गाया जाता है। कजरी, जो श्रावण माह में नाग पंचमी के अवसर पर गाया जाता है। अगला प्रश्न है, भीमबेटका की गुफाओं के बारे में आप क्या जानते हैं? तो उत्तर है, भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में हैं। यह गुफाएं आदि मानव द्वारा बनाए गए शैल चित्रों और शैलाश्रयों के लिए मानी जाती है। इन चित्रों में सामूहिक नृत्य, संगीत, जानवर, युद्ध तथा साज सज्जा सभी कुछ दिखाई पड़ता है। प्रश्न है, भारतीय कलाओं का आज पूरा विश्व मुरीद है, इसका क्या कारण है? तो उत्तर है, भारतीय लोक नृत्यों के साथ साथ पैर का उठना, हाथों का जुड़ना भारत की साहचर्य तथा प्रेम भावना के संकेत हैं। साथ ही भारतीय संस्कृति में निहित वसुधैव कुटुंबकम की भावना के कारण ही आज पूरा विश्व भारतीय कलाओं का मुरीद है। किवाड़ पेंटिंग किसे कहते हैं? तो उत्तर है बच्चों, राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में कलाकार लकड़ी के मंदिरों पर चित्रकारी करते हैं, इसे किवाड़ पेंटिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय संगीत के विभिन्न रागों का नाम लिखिए। तो उत्तर है, भारतीय संगीत सुर, राग और कला से संबंध है। भारतीय संगीत के विभिन्न राग हैं भैरव, मेघ, दीपक, श्रीराम, कौशिक तथा हिंडोला आदि। अगला प्रश्न है, एलोरा और अजंता की गुफाएं किस लिए विख्यात हैं? तो उत्तर है, एलोरा और अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में है। 29 गुफाएं अजंता में और 34 गुफाएं एलोरा में हैं। यह कलाकृतियों के लिए विख्यात है। प्रश्न है, कला के लिए अब तक प्राप्त सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र क्या है? शास्त्र बताना है, इसके रचनाकार का नाम भी लिखिए। तो उत्तर है, कला के सबसे महत्वपूर्ण शास्त्र नाट्य शास्त्र है, इसके रचनाकार भरत मुनि हैं। इसी के साथ बच्चों लेसन समाप्त हो रहा है। नीचे लाल रंग का बटन दिखाई दे रहा है, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करना ना भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज़्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे कि मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके।
मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत थैंक्स। इसी के साथ मैं आदर्श प्रसाद आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। मिलता हूँ नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक थैंक यू, हैव अ नाइस डे।